स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं। इसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए मेट्रोलॉजी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। जो कि मेरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 था, वो मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को कवर करा दिए हैं। आज की जो वीडियो है वो हमारा कंपैरेटर से रिलेटेड है बेटा, कंपैरेटर से रिलेटेड है और सरफेस रफनेस से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिए, सतह रूक्षता से भी रिलेटेड हमारा आज का सेशन है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस के, क्योंकि हम जो वीडियोस बना रहे हैं बेटा एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस बन रही हैं आजकल, ठीक है बेटा, क्योंकि एग्जाम आपका पैटर्न जो है वो बदल चुका है, सभी को पता है बेटा। तो इसी सेशन में आज हम लोग आपके लिए मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लेके आओ। बाकी हमारे ये लेक्चर नंबर 3, जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर हमारा जो प्लेलिस्ट होगा मेट्रोलॉजी का, जो प्लेलिस्ट एमएमआई प्लेलिस्ट होगी बेटा, मैकेनिकल 3rd ईयर में जाके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और जो लोग यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा वो भी अब जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है बेटा उसमें हम लोग कंपैरेटर के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, अभी मैं करा रहा हूं और आगे भी कराता रहूँगा, तो ध्यान रखिए बेटा, इस जितने भी क्वेश्चंस अगर आप लोग ध्यान से कर लेंगे, ठीक है बेटा, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर से आपके लिए नहीं आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित्र के प्रयोग के लिए सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंपैरेटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा कंपैरेटर से है कि कौन सा जो कथन है वो सही है तुलनित्र के लिए। पहला ऑप्शन है बृहद उत्पादन में उपयोग नहीं हो सकता, कांट बी यूज इन मास प्रोडक्शन। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन है निरीक्षण और उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। सी ऑप्शन है कार्यकारी गेज कितना, सॉरी यहाँ पर क्या है, जो कार्यकारी गेज में जो हमारा कितना लिखा बेटा, ये किस की तरह, ध्यान रखिए बेटा, की तरह, हिंदी में थोड़ा गलत गड़बड़ हो गया बेटा। तो सी है ऑप्शन है कार्यकारी गेज की तरह प्रयोग हो सकते हैं, कैन बी यूज एज ए वर्किंग गेज। इंग्लिश वाला बेटा सही लिखा हुआ है, तो जिन लोगों को ना समझ में ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी को आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, कैन बी यूज एज ए वर्किंग गेज, कार्यकारी गेज की तरह प्रयोग हो सकते हैं। ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी है कार्य करने की दर धीमी होती है, स्लो रेट ऑफ वर्किंग। तो बेटा जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो जो लोगों ने बेटा पढ़ रखा हो कंपैरेटर के यूज़ के बारे में कि कंपैरेटर की यूज़ कहाँ पर होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, तो पहले बात मैं बता दूं बेटा, कंपैरेटर का जो यूज़ होता है वो मास प्रोडक्शन में होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो कंपैरेटर का यूज़ है मास प्रोडक्ट। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया बेटा, निरीक्षण उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये नॉट सुटेबल फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपैरेटर हमारा इंस्पेक्शन पर्पस के लिए, निरीक्षण उद्देश्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करें, कार्यकारी गेज की तरह प्रयोग किया था, कैन बी यूज एज वर्किंग गेज। अभी हम इसको ऑप्शन को साइड में रखते हैं। डी ऑप्शन की बात करते हैं, कार्य करने की दर धीमी होती, स्लो रेट ऑफ वर्किंग। तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। हम लोग कंपैरेटर के थ्रू बहुत जल्दी से जल्दी, और क्योंकि जब ये हमारा मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो मास प्रोडक्शन होता है तो उसमें कार्य करने की जो दर होती है वो धीमी नहीं होती बेटा, वो हमारी तेज होती है, फास्ट रेट ऑफ वर्किंग होती है। तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत। तो इसका मतलब बेटा ऑप्शन सी हमारा सही है। तो इसको वर्किंग गेज की जगह कार्यकारी गेज की तरह भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जॉनसन माइक्रोकेटर का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जॉनसन माइक्रोकेटर? तो आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा कंपैरेटर में, तो सारे कंपैरेटर्स अगर आपने मैकेनिकल कंपैरेटर्स पढ़ रखे हो तो जॉनसन माइक्रोकेटर का नाम आपने सुना होगा, जो कि कंपैरेटर का प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला ऑप्शन है कि कंपैरेटर का जो हमारा जॉनसन माइक्रोकेटर होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिंग के लूप पर बटन का चक्रण, बटन स्पिनिंग ऑन लूप ऑफ स्ट्रिंग। बी ऑप्शन है व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ व्यतिकरण, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। सी ऑप्शन है प्रकाशीय आवर्धन, ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन। और डी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बेटा मैं आपको बता दूं बेटा, जो जॉनसन माइक्रोकेटर का सिद्धांत होता है ना तो वो इंटरफेरेंस से वर्क करता है, ना ही ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन में होता है, ना ही उसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से कोई लेना देना होता है। तो नीचे के तीनों ऑप्शन गलत है।
ठीक है बेटा। तो जॉनसन माइक्रोकेटर का यूज़ वहीं पर किया जाता है बेटा कि जो स्ट्रिंग के लूप पर बटन का जो चक्र होता है, बटन स्पिनिंग ऑन द लूप ऑफ स्ट्रिंग, यही ऑप्शन हमारा सही है। तो ध्यान रखिए जिन लोगों ने सिग्मा कंपैरेटर पढ़ रखा होगा और जॉनसन माइक्रोकेटर वाला जो हमारा कंपैरेटर होता है उन लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो उसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रिंग के लूप पर बटन का चक्रण होता है, वो 45 डिग्री पर हमारा स्ट्रिंग घूमता है और वहाँ पर हमारी रीडिंग आती थी। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। सेकंड का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग देख लीजिएगा। कुछ पदार्थ पर यांत्रिक बल या प्रतिबल उसके विशिष्ट तलों पर लगाने से वोल्टेज उत्पन्न हो तो इस प्रकार के पदार्थों को कहते हैं। मीन्स इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ ले, सम सब्सटेंसेस जनरेट वोल्टेज व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल फोर्सेज और स्ट्रेसेस अलोंग स्पेसिफिक प्लेन, सच सब्सटेंसेस आर नोन एज। तो कुछ ऐसे हमारे पदार्थ होते हैं कि जिन पे हम लोग यांत्रिक बल लगाते हैं तो उनके तलों पर क्या होता है कि प्रतिबल या वोल्टेज हमारे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं? पहला ऑप्शन ऊष्मीय विद्युत, थर्मो इलेक्ट्रिक, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय मैग्नो इलेक्ट्रिक, सी ऑप्शन है पीजो इलेक्ट्रिक जिसे हम लोग कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक, डी ऑप्शन है प्रकाशीय विद्युत जिसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। तो बेटा जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो हमारे कुछ पदार्थ होते हैं उन पे अगर जब हम लोग बल लगाते हैं या प्रतिबल लगाते हैं तो उनमें क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस, थर्मो इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है, मैग्नेटो इलेक्ट्रिक में भी नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक में भी नहीं होता। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? थर्ड का सी ऑप्शन हमारा सही है, पीजो इलेक्ट्रिक होता है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा तुलनित्र किस वर्ग से संबंधित है? फ्रॉम विच कैटेगरी सिग्मा कंपैरेटर बिलोंग्स। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अभी तक की स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग 4 क्वेश्चन में सबसे सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रकाशीय तुलनित्र ऑप्टिकल कंपैरेटर, सेकंड ऑप्शन यांत्रिक तुलनित्र मैकेनिकल कंपैरेटर, सी ऑप्शन है यांत्रिक प्रकाशीय तुलनित्र मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, एंड डी ऑप्शन है वायवीय तुलनित्र जिसे कहते हैं न्यूमेटिक कंपैरेटर। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या है। सिग्मा कंपैरेटर अगर पढ़ रखा होगा तो बेटा आपको पता होगा ये किसका है हमारा, किस 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 क्लास में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं बेटा। तो इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं मैकेनिकल कंपैरेटर में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, केवल वर्गीकरण से रिलेटेड है। कंप्यूटर का जो आपने कंपैरेटर के क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाशीय तुलनित्र का कार्य सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल कंपैरेटर। तो ये भी बेटा बहुत सिंपल पूछा गया है, ऑप्टिकल कंपैरेटर के सिद्धांत को, प्रिंसिपल को पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का परिवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बेटा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जिन लोगों ने भाई ऑप्टिकल कंपैरेटर पढ़ रखा है, प्रकाशीय तुलनित्र पढ़ रखा है, तो वो लोग आप लोग फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब मैं बता दूं बेटा, रिफ्रैक्शन पे वर्क नहीं करता, इंटरफेरेंस पे वर्क नहीं करता, नन ऑफ दीज गलत है। तो ओनली हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको नेक्स्ट में पढ़ रखा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट पड़ती है तो लाइट हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, एंगल पे टर्न होती है। तो वही हमारा जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है, ठीक है ना, जो 2 लॉ दिए थे हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वही लॉ हमारे वैलिड होते हैं हमारे प्रकाशीय तुलनित्र में, ऑप्टिकल कंपैरेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग देख लीजिएगा। यांत्रिक तुलनित्र का अन्य तुलनित्रों की तुलना में क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर ओवर अदर। तो ये बता दीजिए बेटा कि मैकेनिकल कंपैरेटर का और कंपैरेटर, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स होते हैं, हमारे मैकेनिकल कंपैरेटर्स होते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैरेटर्स होते हैं, तो उनसे क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन है कम घूमने वाला भाग, लेस मूविंग पार्ट्स, बी ऑप्शन है बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, सी ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं, नो एरर ड्यू टू पैरेलैक्स, और डी ऑप्शन उपकरणों की बहुत अधिक संख्या, लार्ज रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैकेनिकल कंपैरेटर होते हैं तो उनके मूविंग पार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है बेटा। तो डी पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत होता है। जितने भी ज़्यादा मैकेनिकल कंपैरेटर्स होते हैं तो उनमें मूविंग पार्ट्स उतने ही ज़्यादा लगे गए होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऑब्वियस ही बात है, पहला गलत हो गया। बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि एक्सटर्नल सप्लाई जो जितने भी मैकेनिकल कंपैरेटर होते हैं वो अपने आप चलते हैं, उनमें एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। एक तरह से बी ऑप्शन हमारा सही है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं, नो एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। तो ऑब्वियस ही बात है मैकेनिकल कंपोनेंट होंगे, उनमें मूविंग पार्ट ज़्यादा होंगे तो एरर्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत है, ए ऑप्शन भी हमारा गलत है। उपकरणों की बहुत अधिक संख्या, लार्ज रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते जितने ज़्यादा आप इसमें दिखा रखा है। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही है। तो 6th का बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तुलनित्रों के लक्षण के लिए सही है? विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटर। तो अगर हम कंपैरेटर की बात कर रहे हैं तो कंपैरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा सही होता है बेटा? ऑप्शन
तो पहला ऑप्शन निम्नतम जड़त्व मिनिमम इनर्शिया, बी है तापमान प्रभाव के लिए न्यूनतम छूट मिनिमम कंपनसेशन फॉर टेम्परेचर इफेक्ट, सी ऑप्शन है उच्च तापमान हाई मेजरिंग प्रेशर, डी ऑप्शन है न्यूनतम अस्थायी मिनिमम वर्सैटिलिटी। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्टरिस्टिक्स का सही है। तो बेटा मैं आपको बता दूं मिनिमम कंपनसेशन फॉर टेम्परेचर इफेक्ट, ये बहुत गलत बात है कि टेम्परेचर प्रभाव के लिए न्यूनतम छूट नहीं दी जाती है। हाई मेजरिंग प्रेशर होता है, ये भी गलत है, हाई मेजरिंग प्रेशर कभी भी नहीं लिया जाता है। मिनिमम वर्सैटिलिटी न्यूनतम नहीं होता बेटा, ये अधिकतम अस्थायी होता है, वर्सैटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। केवल जो इनर्शिया होता है बेटा वो ही हमारा मिनिमम होता है, कभी भी मैक्सिमम इनर्शिया वाला हम लोग कंपैरेटर का यूज़ नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा मैक्सिमम इनर्शिया ऑफ कंपैरेटर का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा लॉसेस होंगे, उतना ही ज़्यादा कंपैरेटर का यूज़ सही से नहीं किया जाएगा। तो ए ऑप्शन 7 का ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्रवाह प्रकार के वायवीय तुलनित्र में ब्लीड वाल्व का क्या प्रयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीड वाल्व इन अ फ्लो टाइप न्यूमेटिक कंपैरेटर्स। ठीक है, तो ब्लीड वाल्व अगर आपने पढ़ रखा होगा न्यूमेटिक कंपैरेटर्स को, आपने अगर सही से पढ़ रखा होगा तो इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। तो ब्लीड वाल्व का यूज़ फ्लो टाइप न्यूमेटिक कंपैरेटर्स में किस लिए यूज़ किया जाता है, शून्य विस्थापन के लिए, जीरो एडजस्टमेंट, मापन का आकार, मेजरमेंट ऑफ साइज, दाब घटाने वाली युक्ति का प्रयोग, यूज्ड विद अ रिड्यूस प्रेशर यूनिट, वायु ले जाने वाले प्लास्टिक ट्यूब को गेजिंग हेड से जोड़ना, कनेक्ट द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम द प्लास्टिक ट्यूब टू द गेजिंग हेड। तो बेटा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए न्यूमेटिक कंपैरेटर का यूज़ क्यों किया था। सबसे पहली बात है कि न्यूमेटिक कंपैरेटर पता होना चाहिए बेटा। न्यूमेटिक कंपैरेटर वो कंपैरेटर होते हैं जिनमें जो पार्ट्स होते हैं हमारे, वो पार्ट्स एक दूसरे के साथ टच नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। तो जब वो टच नहीं करते तो इनमें क्या होता है, ये जो तुलनित्र होते हैं हमारे कंपैरेटर्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला बी ऑप्शन है मापन का आकार। मापन के आकार की बात की जाए, मापन का आकार कभी भी हम लोग न्यूमेटिक कंपैरेटर से मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। दाब घटाने वाली युक्ति की बात की जाए, यूज विद अ रिड्यूस प्रेशर यूनिट, तो कभी भी रिड्यूस प्रेशर यूनिट का यूज़ नहीं करते हैं। प्रेशर हमारी जितनी भी बढ़ाने वाली युक्ति होती हैं उन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। वायु ले जाने वाले प्लास्टिक ट्यूब को गेजिंग हेड से जोड़ना, तो कभी भी हम लोग प्लास्टिक ट्यूब को गेजिंग हेड से नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। केवल जो जीरो एडजस्टमेंट होता है उसी का यूज़ हम लोग ब्लीड वाल्व में करते हैं, ठीक है बेटा। तो ए ऑप्शन हमारा 8th का जो ए ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वायु तुलनित्र के लिए सत्य नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो न्यूमेटिक कंपैरेटर की बात कर रहा है वो करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूमेटिक कंपैरेटर। पहला ऑप्शन है ऑपरेटर की कार्य कुशलता से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग स्किल्स, गेज रिसाव के कारण यथार्थता में कमी, लॉस ऑफ एक्यूरेसी ड्यू टू गेज वियर, स्पीडी ऑपरेशन, तेज गति संचालन, और डी कुल आयु व्यय कम होते जाना, टोटल लाइफ कॉस्ट इज लेस। तो बेटा आपको मैं बता दूं बेटा, जो न्यूमेटिक कंपैरेटर के लिए गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटर स्किल्स, ये ऑप्शन तो हमारा बेटा सही है कि भाई ऑपरेटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे न्यूमेटिक कंपैरेटर्स के लिए सही है। तो ये ऑप्शन एक तरह से नॉट करेक्ट की बात की जा रही है, तो ये तो सही है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा गलत है। सी ऑप्शन की बात की तेज गति संचालन, ये तो रिक्वायरमेंट होती है न्यूमेटिक कंपैरेटर के लिए, ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो ये भी ऑपरेशन हमारा गलत है। कुल आयु व्यय कम होता, टोटल लाइफ कॉस्ट इज लेस, तो ये ऑब्वियसली बात है भाई, लाइफ कॉस्ट जो होती है वो लेस ही होती है, ठीक है ना। यही न्यूमेटिक कंपैरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है लेकिन मीन्स गलत है। तो केवल ऑप्शन कौन सा बचा, बी ऑप्शन, गेज रिसाव के कारण यथार्थता में कमी। तो आपको पता बेटा न्यूमेटिक कंपैरेटर्स में जो पार्ट्स की टचिंग होती है वो कम होती है, ठीक है। तो लॉस जो गेजेस यूज़ किए जाते हैं, तो गेजेस का वियर जो होता है और उससे एक्यूरेसी का जो लॉस होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो लिखा है ये ऑप्शन हमारा गलत लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, गलत लिखा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। गेज का वियर नहीं होता है, ठीक है बेटा, लॉस एक्यूरेसी लॉस नहीं होती न्यूमेटिक कंपैरेटर्स में, और इसने लिखा है लॉस होती, मीन्स ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ध्यान रखिएगा, ए 9th का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह प्रकार के वायवीय गेज में आवर्धन का क्रम क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्निफिकेशन इन द फ्लो टाइम न्यूमेटिक गेज। तो आपको मैं बता दूं बेटा, जो न्यूमेटिक गेजेस होते हैं इनका आवर्धन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, 100 to 1000 टाइम्स,
बी ऑप्शन है 500 to 5000 टाइम्स, सी ऑप्शन है 50 to 500 टाइम्स और डी ऑप्शन है 200 to 2000 टाइम्स। तो जल्दी से बेटा बताइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। मैग्नीफिकेशन अगर किसी ने ऑर्डर ऑफ मैग्नीफिकेशन पढ़ रखा होगा न्यूमेटिक गेजेस का, तो पता होगा बेटा कि इनका जो फ्लो टाइप होते हैं, फ्लो टाइप का जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैग्नीफिकेशन जो होता है, बदला जो जाता है, मैग्नीफाई जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, हाई स्पीड पे होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा 500 to 5000 टाइम क्या होता है कि जो हमारा न्यूमेटिक गेज का जो मैग्नीफिकेशन ऑर्डर होता है वो हमारा होता है। तो 10th का बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुवीय तुलनित्र में वायुवीय संवेदना के लिए सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूमेटिक सेंसिटिविटी इन न्यूमेटिक कंपैरेटर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है। मैं थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल क्वेश्चन भी लाया, क्योंकि बेटा जो भी आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होंगे, उनमें सारे क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस टिपिकल क्वेश्चंस लाया हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ साथ में, और कुछ क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस भी साथ में लेके आया हूँ, जिससे आप लोग की प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से हो सके। और आप लोग को कहीं भी कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना भी आपको एमसीक्यू कराऊंगा, अगर उसको एक एक क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ बेटा काफ़ी आप अच्छा क्वेश्चन, आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो चलिए पहले ऑप्शन की बात की जाए, कार्यकारी दाब के सीधे समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग प्रेशर्स। बी ऑप्शन है कार्यकारी दाब के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑरिफिस के ज्यामितीय क्षेत्रफल के सीधे अनुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ज्योमेट्रिक एरिया ऑफ ऑरिफिस। एंड डी ऑप्शन है ऑरिफिस के क्षेत्रफल और कार्यकारी दाब के समानुपाती, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ ऑरिफिस एंड ऑपरेटिंग प्रेशर। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा जो कथन है वायुवीय संवेदनशीलता के लिए वो सत्य है। मीन्स कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, सीधे सीधे बताना है कि न्यूमेटिक कंपैरेटर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है जो कि न्यूमेटिक सेंसिटिविटी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्यकारी दाब के लिए सीधे समानुपाती होता है, कार्यकारी दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑरिफिस के ज्यामितीय क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होता है, या ऑरिफिस के क्षेत्रफल और कार्यकारी दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जल्दी से बेटा कमेंट को भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग प्रेशर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज्योमेट्रिक एरिया, इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर। तो बेटा देख लीजिए इसका आंसर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग प्रेशर। तो कार्यकारी दाब के सीधे समानुपाती होता है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओवरऑल मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेटिक सेंसिटिविटी इन न्यूमेटिक कंपैरेटर। ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वायुवीय तुलनित्र में संपूर्ण आवर्धन और वायुवीय संवेदनशीलता के बीच में क्या संबंध है? तो देख लीजिए बेटा, पहला ऑप्शन एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बी ऑप्शन है संपूर्ण आवर्धन वायुवीय संवेदनशीलता के वर्ग के समानुपाती होता है। ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ न्यूमेटिक सेंसिटिविटी। सी ऑप्शन है संपूर्ण आवर्धन वायुवीय संवेदनशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेटिक सेंसिटिविटी। एंड डी ऑप्शन है संपूर्ण आवर्धन वायुवीय संवेदनशीलता के सीधे निर्भर करता है। ओवरऑल मैग्निफिकेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन न्यूमेटिक सेंसिटिविटी। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ये भी टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिएगा, 12th क्वेश्चन को। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओवरऑल मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेटिक सेंसिटिविटी इन न्यूमेटिक कंपैरेटर? वायुवीय तुलनित्र में संपूर्ण आवर्धन और वायुवीय संवेदनशीलता के बीच में क्या संबंध होता है? ठीक है बेटा, इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। एक दूसरे के स्वतंत्र संपूर्ण आवर्धन वायुवीय संवेदनशीलता वर्ग के समानुपाती होता है। संपूर्ण आवर्धन वायुवीय संवेदन व्युत्क्रमानुपाती होता है। संपूर्ण आवर्धन वायुवीय संवेदन के सीधे निर्भर। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसका जो ऑप्शन डी है यही सही है बेटा। संपूर्ण आवर्धन वायुवीय संवेदनशीलता के सीधे ही निर्भर करता है, ठीक है, ना ही इसका कोई वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती भी नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता है, और इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है।
तो केवल वो सीधे सीधे निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लीजिए। 13 क्वेश्चन हमारा है कि सरफेस रफनेस इसमें, अब हम बात कर रहे हैं सरफेस रफनेस की, सतह रुक्षता की। ठीक है, सरफेस रफनेस इज अ मेजर ऑफ, सतह रुक्षता मापन करती है किसका, फाइनली, पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, फाइनली स्पेस माइक्रो इरेगुलरिटीज, महीन स्थान सूक्ष्म अपूर्णताएं। बी है सरफेस टेक्सचर, पृष्ठ स्वरूप। सी है सरफेस टोपोग्राफी, पृष्ठ टोपोग्राफी, और ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। तो सरफेस रफनेस किसका मेजर करती है बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो सरफेस रफनेस मेजर करती है वो किसका मेजर करती है, फाइनली सरफेस स्पेस्ड माइक्रो इरेगुलरिटीज भी होते हैं, सरफेस टेक्सचर भी होते हैं, सरफेस टोपोग्राफी भी होती है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन हमारे सही, मीन्स ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा सही। तो 13 का ऑप्शन डी सही है, तीनों चीज़ को ये क्या करता है, मापन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न इज कॉल्ड। ठीक है, स्पर्श सतह की पैटर्न की दिशा को क्या कहते हैं बेटा, पहला ऑप्शन ले, सेकंड ऑप्शन फ्लो, थर्ड ऑप्शन वेवीनेस, और डी ऑप्शन है प्रोफाइल। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो स्पर्श सतह होती है उसकी जो पैटर्न की जो दिशा होती है वो आप किससे बताते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। सरफेस रफनेस की कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ले है, फ्लो है, प्रोफाइल है, और वेवीनेस है। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं बेटा, ले जो होता है, ले ही हमारा क्या होता है, सरफेस रफनेस की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें पैटर्न की जो दिशा होती है वो हमारी ले में हमारी नज़र आती है। ठीक है, ले में क्या होता है बेटा, जो पैटर्न होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, जो भी हमारे सरफेस पैटर्न्स होती हैं, इसीलिए इनकी जो दिशा होती है, पैटर्न्स होते हैं, वो ईजिली हमारे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। निम्नलिखित में से कौन सा सतह रुक्षता का अवयव नहीं है। पहला सरफेस टेक्सचर, सतह टेक्सचर, रफनेस हाइट, रुक्षता ऊंचाई, यहाँ पे गलत लिख दिया बेटा, रुक्षता ऊंचाई होगी। सी ऑप्शन है वेवीनेस, तरंगता, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जल्दी से बेटा कमेंट बताइए कि कौन सा सतह रुक्षता का कंपोनेंट नहीं है, अवयव नहीं है। तो सरफेस टेक्सचर बता दूं मैं बेटा, सरफेस टेक्सचर भी कंपोनेंट होता है, रफनेस हाइट भी कंपोनेंट होती है, और वेवीनेस भी क्या होते हैं, ये कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन हमारा डी ही सही है, नन ऑफ दिस, कोई भी इसमें से ऑप्शन नहीं है जो मिलना हमें, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ मेजरिंग रफनेस। तो क्वालिटेटिव मेथड की बात की जा रही। निम्नलिखित में से कौन सा रुक्षता मापन की गुणात्मक विधि है। गुणात्मक विधि पूछी गई है बेटा। पहला इंटरसेक्शन मेथड, प्रतिछेदन विधि। बी ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, सूक्ष्म दर्शी निरीक्षण। सी ऑप्शन है इंटरफेरेंस मेथड, व्यतिकरण विधि। डी ऑप्शन है स्टाइलिश और ट्रेसर मेथड, स्टाइलिश और ट्रेसर विधि। तो जिन लोगों ने रफनेस को डिटेल में पढ़ा रखा होगा, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा रखा हो, तो बेटा तो उसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड कौन सा होता है बेटा, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंटरसेक्शन मेथड जो होता है ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है। ठीक है बेटा, ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है, क्वालिटेटिव मेथड नहीं होता है। सी ऑप्शन की बात की जाए, इंटरफेरेंस मेथड कैसा मेथड होता है, ये भी हमारा क्वांटिटेटिव मेथड होता है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है ये भी। ठीक है, और डी ऑप्शन की बात की जाए, डी ऑप्शन भी हमारा कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है। तो तीनों जो कैटेगरी है वो क्वालिटेटिव मेथड में लाई नहीं करती है। ठीक है ना, गुणात्मक विधि नहीं है, ये सब गुणात्मक विधि नहीं है। गुणात्मक विधि कौन सी है, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन, सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग देख लीजिएगा। बाय यूजिंग अ प्लेनीमीटर विच कैन बी यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व टू फाइंड। प्लेनीमीटर का यूज़ करके हम लोग किसी भी एरिया के कर्व को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेनीमीटर के प्रयोग के द्वारा किसी वर्ग के क्षेत्रफल को किससे प्राप्त किया जा सकता है, उससे क्या प्राप्त करते हैं, CLA वैल्यू, CLA मान, RMS वैल्यू, RMS मान, मैक्सिमम पीक टू वैली हाइट, उत्तम शीर्ष से घाटी की ऊंचाई, डी एवरेज डफ रफनेस। तो आप लोग को पहले CLA पता होना चाहिए। CLA क्या होता है बेटा, सेंटर लाइन एवरेज मेथड। तो ध्यान रखिएगा, तो CLA मान मतलब सेंटर लाइन एवरेज मेथड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है RMS मेथड, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेथड। तो ये सारे मेथड कौन से होते हैं बेटा, ये हमारे सारे मेथड वो होते हैं जो कि एरिया को फाइंड कर सकते हैं, और इनके थ्रू हम लोग रफनेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो CLA मेथड होता है कि RMS मेथड होता है, मैक्सिमम पीक होता है कि एवरेज डफ। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
कि जो प्लानीमीटर होते हैं उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, CLA मान को निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, CLA मान सेंटर लाइन एवरेज मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एरिया को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन की बात की है, 18 क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो हमारे 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन देख लीजिएगा। रफनेस इज रिफर टू एज, रुक्षता को प्रदर्शित करते हैं। रुक्षता कैसे प्रदर्शित होती है बेटा, प्राइमरी टेक्सचर होता है, प्राइमरी टेक्सचर की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी टेक्सचर होता है, सेकेंडरी टेक्सचर की बात कर रहे हैं। बोथ ए एंड बी एंड डी है हमारा, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए, रफनेस काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर से, ये इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। रफनेस क्या होता है, प्राइमरी टेक्सचर होता है कि सेकेंडरी टेक्सचर होता है कि बोथ होते हैं, कोई भी नहीं। तो बेटा आपको बता दूँ, जो रफनेस होता है हमारा क्या होता है, प्राइमरी टेक्सचर। तो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेवीनेस क्या होता है, वेवीनेस इज रेफर टू एज, तरंगता किसको प्रदर्शित करती है, प्राइमरी टेक्सचर, सेकेंडरी टेक्सचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए वेवीनेस क्या होता है। वेवीनेस हमारा होता है सेकेंडरी टेक्सचर। ठीक है बेटा, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, वेवीनेस हमारा क्या होता है, सेकेंडरी टेक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है सेशन का 20 क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन हमारा है, द प्राइमरी टेक्सचर और द रफनेस ऑफ माइक्रो एरर्स ऑन द सरफेस रिजल्ट ड्यू टू, प्राथमिक टेक्सचर और रुक्षता या सूक्ष्म त्रुटियों की सतह होने का कारण क्या होता है। नॉर्मल एक्शन ऑफ द टूल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन क्रम में औजारों की समान क्रिया। बी ऑप्शन है वाइब्रेशंस एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कटिंग प्रोसेस, कंपन और असमान कर्तन प्रक्रम। सी है फ्लॉज इन द मटेरियल, पदार्थ में प्रवाह। एंड डी ऑप्शन है डोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ टूल मार्क्स, ले औजारों चिन्हों का निर्धारित दिशा। तो जल्दी से बेटा कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो प्राइमरी टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है, या माइक्रो एरर्स जो होती हैं वो किस वजह से होती हैं, आपको पता होना चाहिए किस वजह से होती है बेटा। नॉर्मल एक्शन होती है टूल की प्रोडक्शन की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से होती है, फ्लॉस की वजह से होती है कि डोमिनेंट की वजह से होती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नॉर्मल एक्शन ऑफ द टूल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया में औजारों की समान क्रिया जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी टेक्सचर की जो सतह रुक्षता होती है उसी का हमारा ये कारण होता है। 20 का ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आप लोगों को बता दिया है। और सभी लोग आप टॉप 20 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो कौन समझ में ना आए वो हमें टेलीग्राम में बताइएगा, आंसर इसके फाइंड आउट करिएगा बुक के थ्रू, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें जिससे सभी फ्रेंड्स आपके क्लास के पढ़ सकें और इन चीज़ों के बारे में ईजिली फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अभी जब एग्ज़ाम होगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे MMI से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैं बता दूं बेटा, अगर इतने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो मैं बता दूं बेटा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन की आने की संभावना नहीं है बेटा। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।